अब अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि कई बार हम कुछ कमेंट करते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि किसी को हाथी बोल दिया अगर वो थोड़ा ओवरवेट है, मोटा बोल दिया, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग उस तरीके की हो चुकी है ना। हाय, मेरा नाम अक्षय सिंह है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ और आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ुका। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफ कोर्स हम आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत किया आपने, कितने मल्टीटास्किंग चीज़ों में, मतलब जानना चाहेंगे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैंने शुरुआत एज एन एक्टर की थी, थिएटर से। दिल्ली में थिएटर करता था, फिर मुंबई आया, मुंबई में फिर टेलीविज़न में मुझे काम मिला एज एन एक्टर, और फिर मैं थोड़ा राइटिंग करने लग गया। तो टेलीविज़न का एक स्टैंड अप कॉमेडी शो होता था, वो लिखता था मैं। उसके बाद जो है मैंने कुछ फिल्में की एज एन एक्टर। फिर मैंने फिर एक फ़िल्म लिखी थी, बात बन गई, जो मेरी पहली फ़िल्म थी जो रिलीज़ हुई थी, जिसमें अली फज़ल थे हीरो, और मैं भी वन ऑफ द सेंट्रल रोल्स में था, एक किरदार प्ले कर रहा था। और फिर मैंने अपनी पहली फ़िल्म लिखी, पिंकी ब्यूटी पार्लर, जो पहली फ़िल्म इन द सेंस मैंने पहली डायरेक्टोरियल फ़िल्म। तो उसको मैंने लिखा, डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, और उसमें एक्ट भी किया। मेल जो किरदार था वो मैंने ही प्ले किया था। और वो फ़िल्म जो है करीबन 32 इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई, सेलेक्ट हुई। तो मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे दुनिया भर के फ़िल्म मेकर से मिलने का मौका मिला। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी और बहुत लर्निंग और हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। फिर फ़िल्म जो है थिएटर में रिलीज़ हुई, और वहाँ भी उसको काफ़ी सराहा गया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए। तो वो पूरा एक्सपीरियंस जो है बहुत कमाल का था, जिसमें मैंने वो फ़िल्म लिखी भी, डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी किया, और उसमें एक्ट भी किया। यस, बट जैसे कि हम जानते हैं कि एक्टर की लाइफ लोगों को काफ़ी इजी लगती है। बट जितना हमने आपका स्ट्रगल देखा या जो जितनी सारी चीज़ें, मैं जानना चाहूँगी एक ऐसा पॉइंट जब आप बहुत वीक हो गए हो और आपको एक सपोर्ट या आपने अपने आप को मोटिवेट किया हो और फिर ये जर्नी आपने इतनी स्मूथली तय की है। क्या कहना चाहोगे? तो एक्चुअली जब मैं मुंबई आया था एज एन एक्टर, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो आई थिंक लकीली मुझे जल्दी ब्रेक मिल गया। ये एक और उसके बाद मुझे लगातार कुछ सालों तक रेगुलर काम मिलता रहा। फिर लेकिन मैं कुछ और करना चाहता था, जैसे राइटिंग करना चाहता था, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, नहीं आया। एक 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 दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा, एक दौर चला जब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। ये बात बन गई आ चुकी थी फ़िल्म, जो अली फज़ल के साथ के लिए लिखी थी मैंने, रिलीज़ हो चुकी थी। लेकिन उसके उस दौरान मैं 3-4 फ़िल्में लिख रहा था, बट कोई भी फ़िल्म ना शुरू हुई, ना शूट पे गई, और ना मुझे कुछ ज़्यादा पैसे मिले। तब मैं बहुत हताश हो चुका था। तब मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं से, मुझे आप कहें तो मुझे डाँट पड़ी, यू नो कहीं से, कि यार तुम इतनी सारी फ़िल्में और ये सब लिख रहे हो, अपने लैपटॉप में लिखे हो, तो कब तक लैपटॉप में रहेगी? जो तुम कहते हो कि तुम एक दिन डायरेक्ट करोगे, तो व्हाई नॉट, दिस इज़ द राइट टाइम। तो मुझे भी लगा यार कहीं से तो कोई बात बन नहीं रही है, कुछ आगे बढ़ नहीं रही हैं बातें। तो वो फिल्म थी पिंकी ब्यूटी पार्लर, जो कि स्क्रिप्ट में लिख रहा था और कई ड्राफ्ट लिख चुका था। तो फाइनली मैंने एक प्रोड्यूसर को पिच की, उनको पसंद आई। मैंने कहा चलो भाई, तो ये करते हैं। बट एक दो महीने गुजर गए, और उधर भी चीज़ें कुछ डवाडोल सी होने लगी। फिर हमने डिसाइड किया कि वो खुद ही प्रोड्यूस भी करेंगे। तो आई थिंक वो जो दौर था जिस वक्त चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, तो आई थिंक वो समय पे ये आइडिया आना कि नहीं, खुद ही उसको प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो बहुत ही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग वो हो गया। सबसे जो मेरा चैलेंजिंग पीरियड था, सबसे जो डिफ़िकल्ट टाइम था, उस टाइम पे सबसे आप कहें लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी लिया मैंने, जो फ़िल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का। और उस फिल्म ने इतना कुछ मुझे दिया, एक तो दुनिया घूमने का मौका मिल गया, इतने सारे फेस्टिवल्स में जाना, और फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ देना, वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस हो। तो उस फिल्म से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो जो चैलेंजिंग पीरियड था, उस टाइम में सबसे अच्छा डिसीजन मुझे लगता है मैंने ये लिया, जो अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। जिसके बाद हमने, फिल्म के बाद हमने दो वेब सीरीज़ की, 80-90 पूरे 100, और एक नाम गुम जाएगा। नाम गुम जाएगा अब ये आप लोग अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, जिसको मैंने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया है। अमेज़ॉन एम एक्स प्लेयर पे आप देख सकते हैं उसको। यस, बट जैसे आपने बहुत सही बात कही कि मतलब जब आज भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जब आपसे साइन करवा लिया जाता है या आपसे बहुत सारी चीज़ें, बट वो रिलीज़ नहीं होती है। जी। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी वो चीज़ें फेस की है,
क्यों, क्या रीज़न होता है उसके पीछे और क्यों ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज भी काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट कहते हैं कि उनसे साइन करवा लिया जाता है, सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है, बट वो मूवी कभी रिलीज़ नहीं होती, शूट होने के बाद भी मूवी कभी रिलीज़ नहीं होती। तो मैं जानना चाहूँगी ऐसा क्या होता है? एक्चुअली देखिए, मैं इसका भुक्तभोगी दूसरी साइड से भी हूँ। आपने लिखने का तो मैंने बताया, मेरी जो पहली फ़िल्म थी जिसमें मैं एक तरीके से लीड प्ले कर रहा था, उसमें जैकी श्रॉफ थे और राजपाल यादव थे, लकी अली थे और मैं था। वो हम लोग 4 किरदार की कहानी थी वो। उसमें भी वन ऑफ द लीड प्ले कर रहा था मैं। फ़िल्म पूरी बन गई, बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हो गई उसकी, मतलब ट्रायल शोज़ हुए, पर वो रिलीज़ नहीं हुई। अब उस दौरान, अब मेरे ख्याल से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक फ़िल्म को बनने और रिलीज़ होने में। तो कहीं से कोई बात नहीं बन पाती है जिसकी वजह से वो नहीं रिलीज़ होती है, या कई बार इतने सारे, क्योंकि आप स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर प्रोड्यूसर कहीं से भाई फिनेंस अरेंज करना, एक्टर्स को लाना, फिर पूरी चीज़ें करना, उसमें कहीं ना कहीं जब कोई तार टूट जाता है तो फिल्म नहीं बन पाती है, या बनने के बाद रिलीज़ भी नहीं हो पाती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली जो फिल्म से या उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग होते हैं निराश होते ही हैं। अफेक्ट होता ही है उनको, साइकोलॉजिकली भी और अदरवाइज़ भी। ट्रू। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यस, बट रिसेंट में एक केस हुआ था, आपने देखा होगा, जो मुंबई में काफ़ी 40 से अप लड़कियां किडनैप हुई की गई थी, कि इसी रीज़न की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना एक ऑडिशन के लिए गई थी जहाँ से उन्हें किडनैप किया गया था। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने भी देखा होगा ये न्यूज़, व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे सी, अब आप? देखिए, अब ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है, मतलब भाई आई एम श्योर उसके पीछे बहुत गलत मंशा रही होगी, इंटेंशंस रही होंगी जिसकी वजह से हुआ। अब मुंबई में इतने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो रोज़ इतने सारे ऑडिशंस दे रहे हैं, वो उनके पास कॉल्स आते हैं, इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, मॉडलिंग एजेंसीज़ हैं। तो ऐसी ही मेरे ख्याल से कोई रही होगी एजेंसी या कास्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने किया होगा, जिनको या तो खुद पता नहीं होगा या खुद इन्वॉल्व होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी तादाद है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, रेशियो काम का और डिमांड एंड सप्लाई में बहुत लंबा गैप यस। है। तो जिसकी वजह से डेस्परेशन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप जाते हो, ज़्यादा आप क्रॉस चेक नहीं करते और आप जाके ऐसे ट्रैप में ट्रू। फंस जाते हो। तो मुझे लगता है वो एक ट्रैप था जिसमें वो फंस के, जो कि स्कैंडल हुआ, और जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। तो ऑब्वियसली थोड़ा सतर्क तो रहना पड़ेगा हमको भाई, एज अ सिटीज़न, एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, हमको रहना ही पड़ेगा, क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा, बिकॉज लोगों की इंटेंशंस कैसी भी हो सकती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो। ट्रू। वेल, उसके अलावा जैसे कि आपकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी, बट मैं आपसे वो जानना चाहूँगी कि मुंबई ने क्या सीखा, मुंबई से क्या सीखने मिला आपको? एक्चुअली मुंबई मेरी कर्म भूमि है, तो मुझे लगता है कि आज जो भी कुछ हूँ मैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मुंबई का। मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया, इंडिपेंडेंट बनना सिखा दिया। लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, तो एज अ पर्सन, एज अ फिल्म मेकर भी बहुत बहुत ग्रो किया। तो वो सारा कुछ मैं यहीं मुंबई में सीखा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी जो भी इवॉल्व हो के आज, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप कहें, उसमें मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी मेरी हैसियत है, जो मेरी शख्सियत है, वो मुंबई ने ही दी है, मुंबई की बदौलत ही है। यस, बट आप एक राइटर है, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हम देखते हैं मोस्टली मूवी, आजकल काफ़ी मूवीज़ निकल रही है जो रिलीज़ होती है, तो बट उतना चल नहीं पा रहा, चाहे वो बड़े स्लैब्स हो, हमारे बहुत हिट कलाकार क्यों ना हो। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप एक राइटर हैं, अगर कभी आपको मौका मिलता है तो आप अभी कौन से राइटिंग पे फोकस देने वाले हो, और कौन सा आपका वो होने वाला है कि हाँ अब इस पे थोड़ा मुद्दा उठाया जाए, तो वो क्या होगा? देखिए एक्चुअली क्या है कि अब तक जैसे जो भी मैंने काम किया, पिंकी ब्यूटी पार्लर, 80-90 पूरे सो, नाम गुम जाएगा, तीनों बहुत अलग तरीके की यस। कहानियाँ हैं, तीनों के जॉनरास बहुत अलग हैं। यस। तो मुझे मज़ा आता है अलग अलग तरीके की कहानियाँ करने, क्योंकि एक टाइम पे एज अ राइटर मैं कम से कम नहीं तो 4 या 5 स्टोरीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो कई बार पता नहीं होता है कौन सी पहले बनेगी। यू नो तो आप पिचिंग भी शुरू कर देते हो, या आप बाकी रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। तो जैसे मेरी अगली फिल्म जो है वो सुपर नेचुरल थ्रिलर है, और उसकी नेक्स्ट जो है वो कॉमिक थ्रिलर है। तो अब सुपर नेचुरल थ्रिलर वाली मैं बाद में करना चाहता था, लेकिन ऐसे यू नो संजोग ऐसा बना कि वो अब पहले जा रही है फ्लोर पे। जो कॉमिक थ्रिलर है, जिसमें एक एक्टर जिनको बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो सेटअप होने में थोड़ा टाइम लग गया, तो वो बिज़ी हो गए, तो वो डेट शिफ्ट हो गई। तो अब जो मेरी सुपर नेचुरल थ्रिलर है वो अब प्रीपोन हो गई है एक तरीके से, तो वो मैं पहले शूट करने जा रहा हूँ। वाह। तो अब संजोग कैसा बनता है कुछ नहीं कह सकते अब, क्योंकि आप तो प्लान बनाते हो, बट ऊपर वाले का कुछ और प्लान होता है जो अच्छा ही होता है यस। और बेहतर ही होता है। एब्सोल्युटली, बट तो जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं आजकल, टीवी पे ऐसा हो गया है कि रातों रात एक्टर्स बदल दिए जाते हैं,
शोज चलते शोज बंद हो जाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कितना डिफरेंस आया है बिफोर और आफ्टर, अब चाहे वो मूवी हो चाहे वो टीवी हो, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए पिछले आई थिंक मेरे ख्याल से 5 सालों में जब से वो पैंडमिक आया था बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ट्रू। क्योंकि पहले मीडियम जो मान लीजिए सिनेमा हुआ करता था और टीवी ही था। उसके बाद ये जो मैं कह रहा हूँ 5-6 साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो बहुत एक गैप था जो ऑडियंस का, जो लोग या तो फिल्में देखते थे या स्पोर्ट्स देखते थे, शायद टेलीविज़न शोज़ नहीं देखते थे। तो वो एक गैप ओटीटी ने फिल किया। यू नो तो अब वो लोगों का कंज्यूमिंग जो है वो बदल गया है, अलग अलग तरीके की चीज़ें। और अब तो सोशल मीडिया पे जो रील्स हैं, रील्स लोग इतना देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो लोग रील्स देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए तो अब माइक्रो ड्रामा शुरू हो गए हैं जो वर्टिकल फॉर्मेट में। तो यस। मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल में बहुत बदलाव आया है और अच्छे के लिए ही आया है। मेरे ख्याल से टेक्नीशियंस के लिए, आर्टिस्ट के लिए, सबके लिए अच्छा है, ऑडियंस के लिए भी कि उनको इतनी वैरायटी मिल गई आज देखने के लिए। तो लोग वेब सीरीज़ भी देख रहे हैं, वो रील्स भी देख रहे हैं, अब वो 1 मिनट के माइक्रो ड्रामास भी देख रहे हैं, फिल्में भी देख रहे हैं वो। हाँ, फिल्में कंज्यूम करने का अलग तरीका है, वो खुद ही डिसाइड करती हैं कि भाई पहले तो होता था, पहले आप थिएटर में जाओगे, उसके कुछ महीनों बाद आएगी वो हाँ। टीवी पे या ओटीटी पे। अब तो ये हो गया कि अब लोग को बस इतना कुछ है देखने को, तो वो पिक एंड चूज़ करने लगे कि वो थिएटर में क्या देखने जाएंगे, स्पेशल सिनेमा। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनको वो उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म के उनके मोबाइल पे अवेलेबल रहता है। तो वो एक एफ़र्ट लगाना, थिएटर में जाना अब एक एफ़र्ट लगाना हो गया, वो एक इवेंट की तरह हो गया है। तो ऑब्वियसली वो पिक एंड चूज़ हो गई ऑडियंस। तो हम एज मेकर्स हमें डिसाइड करना पड़ेगा या कर रहे हैं कि किस तरीके का हम सिनेमा बनाएं जो थिएटर में लोग देखने जाएं, और किस तरीके का आप बनाएं जो कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स पे या घर पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे देखें वो लोग। ट्रू। वेल, उसके अलावा जैसे कि बिग बॉस चल रहा है, कभी ऐसा ऑफर आया या अपॉर्चुनिटी आई तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिग बॉस वैसे बहुत टेम्पटिंग है, क्योंकि वैसे देखना तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत एडिक्टिव है बिग बॉस। मैंने पिछला सीज़न भी बहुत मतलब रिलीजियसली देखा था, और ये सीज़न भी मैं जब भी मौका मिलता है मैं देखता हूँ। अभी तक ये सवाल बड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब कई बार मैं डर जाता हूँ, जो इतनी सारी चीज़ें अंदर होती हैं, कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, तो मेरे को डर लगता है अरे यार मैं पता नहीं हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं, मैं थोड़ा सेंसिटिव सा हूँ। तो लेकिन यू नेवर नो, जब अपॉर्चुनिटी आएगी, वो कहते हैं ना कि जब ब्रिज आएगा तब क्रॉस करेंगे। तो यू नेवर नो, हो सकता है आज मैं डर रहा हूँ, कल मुझे मौका मिले तो मैं चला जाऊँ, वो चैलेंज भी ले लूँ कि बिग बॉस में जाके मैं एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करूँ। यस, एब्सोल्युटली। बट जैसे आप कह रहे हो आप बिग बॉस देख रहे हो, किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? देखिए बहुत सारे लोग हैं, सब लोग, कई बार तो लोग वीक वाइज भी बदलते रहते हैं चीज़ें कि एक वीक में इन्होंने बहुत अच्छा किया। यू नो जैसे अमाल मलिक, मुझे लग रहा है कि अच्छा नेचुरल सा अपना गेम कर रहे हो, गेम नहीं मतलब नेचुरल है, जैसे हैं वैसे हैं, वो अपनी दिल की बातें खुल के कह देते हैं। तो उनका अच्छा लग रहा है मुझे। और है कई बार मतलब चीज़ें बहुत हर हफ्ते भी बदलता रहता है। और जैसे हम लोग एज एन ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो उनके साथ फील करने लगते हैं, वो दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, कई बार गुस्सा आता है कि अरे कोई ऐसा उसके साथ क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें भी होती हैं बड़े, बिकॉज बहुत कमाल का फॉर्मेट है बिग बॉस। इसलिए भी इतना पॉपुलर है यस। और इसीलिए एडिक्टिव भी है। यस यस, बट अश्नूर, जहाँ पर उनकी बॉडी शेमिंग की गई हाँ थी बिकॉज ऑफ जो भी उनका इंटरनल प्रॉब्लम है हाँ या जो जिस चीज़ की वजह से, जहाँ पर लोगों ने ये भी मुद्दा बनाया कि इस घर में आने के बाद काफ़ी लोगों ने वेट रिड्यूस किया बट वो वेट गेन करते जा रहे। डू यू थिंक कि एक घर के अंदर आप खुद लड़कियां हैं और आप एक लड़की के बॉडी शेमिंग पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये उसे तो हाथी बोल दिया गया था, उसे बहुत कुछ ऐसे बोले गए, ऐसे वर्ड्स यूज किए गए उसके लिए। व्हाट यू हैव टू से? नहीं, देखिए ये तो गलत है, बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिकॉज भाई एक पर्सन कोई कैसा है, क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बिना जाने हम नहीं कर सकते, और जाने तो भी हम बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है, हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि कई बार हम कुछ कमेंट करते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि किसी को हाथी बोल दिया, अगर वो थोड़ा ओवरवेट है, मोटा बोल दिया, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग उस तरीके की हो चुकी है ना, कि भाई वो जो है सामने वाले के लिए हम हर्टिंग बात कह रहे हैं, हमें तो लगता है हम बस मजाक कर दे रहे हैं या हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, पर वो सामने वाले की साइकी को भी अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है। तो बॉडी शेमिंग इज़ टोटली नो फॉर मी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट ताना मित्तल का गेम कैसा लग रहा है जिस हिसाब से वो इतना फेंक रहे हैं? देखिए कॉफी पीने वहां जाते, अमेरिका से लंदन से उनके लिए बिस्किट आता है, देखिए ये बकलावा। ये देखने में बड़ा एंटरटेनिंग है। हाँ वो फेंक रही हैं कि कितनी सच्चाई है, वो तो मान ली ऑडियंस को पता ही है, या अपने से ऑडियंस अंदाज़ा लगा ही लेती है। बट आप क्या कहना चाहोगे, आपको मैं यही कैसा? कहूँगा कि बहुत एंटरटेनिंग है वो।
बहुत एंटरटेनिंग है वो, आप देखते हैं आपको मज़ा आता है, हंसी आती है यू नो। तो कोई नहीं, कभी कोई फेंकता है तो आप लपेट लो। यस, बट यू नो दीपक चहर की बहन जो मालती चहर है, हम्म, जो इतने मतलब कहीं ना कहीं दीपक का काफी नाम है, हाँ। बट जब से मालती घर के अंदर गए उनके जो लव्स यूज हो रहे हैं या वो किसी के कपड़ों पे, कि पहले कपड़े पहन क्या, कपड़ों पे भी कमेंट किया गया है घर के अंदर, व्हाट डू हैव टू सी, क्या कहना नहीं, चाहेंगे जैसे आप? मैं पहले भी कहता, बॉडी शेमिंग और इन चीज़ों पे एक्चुअली थोड़ा पीछे रखना चाहिए अपने आप को, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, कंडीशनिंग होती है, हम रियलाइज़ भी नहीं करते हम, बिकॉज मेरे ख्याल से जितने लोग हैं घर में, सबको पता है कि इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं, अवेयर हैं वो, लेकिन फिर भी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कुछ जानबूझ के होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, कुछ कंट्रोवर्सी के लिए होती है, क्योंकि है तो वो एक गेम शो, एक रियलिटी है, लोगों को सरवाइव करना है वहाँ यस, और जीतना भी है। तो सबके अपने गेम प्लान्स होते हैं। कुछ लोग मेरे ख्याल से बिलीव नहीं भी करते होंगे, तो कंट्रोवर्सी के लिए और आई बॉल्स कैच करने के लिए वो करते हैं, ताकि वो दिखते रहें भाई। वो ट्रू, अगर वो नहीं दिखेंगे तो फिर एपिसोड बनेगा कैसे? यस तो यस। सो लास्टली जो आपके फैंस हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि खुल के जियो आप लोग, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ। बिकॉज जैसे अच्छे शरीर के लिए आपको अच्छा खाना ज़रूरी है, वैसे ही अच्छे मन के लिए अच्छे थॉट्स ज़रूरी हैं। तो अच्छी सोच रखें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें। आप अच्छे रहेंगे तो दुनिया अच्छी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।